वेलकम शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस आज भी और फिर काम करते हैं। पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एक बार नजर डाल लेते हैं, है ना। फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। देखिए फ्लक्स तो आपने किसी चालक क्षण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर क्षण के सिरों पर कोई अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। पहला टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। देखिए वैद्युत में फ्लक्स पढ़ा था, बिल्कुल वही चुंबकीय में, यानी वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हमारे पास लिखने का जो तरीका है वो ये है, और साधारण फॉर्म में हमारे पास लिखने का तरीका ये है। दोनों चीजें समझ में आती। हम आगे भी मान में परिवर्तन हमने पढ़ा था, उस फॉर्मूले पर आती जो भी एन एम क्या है भी आती। स्टूडेंट्स वेलकम शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस आज और फिजिक्स टीचर हम लोग डिवीजन कर रहे हैं, PIQ कर रहे हैं। मैग्नेटिक का 2 चैप्टर हो चुके हैं, आज हम लोग तीसरे चैप्टर की बात कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग आपको एग्जाम में 4 से 6 नंबर भी मिलने के चांसेस है। जैसे कि आप अनसॉल्व वगैरह अगर करोगे तो देखोगे किसी सेट में 2-2 क्वेश्चन भी हमको एक चैप्टर से मिल जाते हैं। तो इस चैप्टर में वो कैपेबिलिटी है कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एज इट इज जैसे हम लोग काम करते हैं, पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे एक बार नजर डाल लेते हैं, है ना। फ्लक्स क्या है, चुंबकीय फ्लक्स क्या है। देखिए फ्लक्स तो आपने वैद्युत में भी पढ़ा, अब ये है मैग्नेटिक का फ्लक्स। फिर पूछा है इसका सूत्र, मात्रक और विभव लिखो। फिर आएगा प्रेरण, मतलब विद्युत, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है, स्वप्रेरण से क्या समझते हो, इसका गुणांक अगर होता है तो उसका मात्रक और विभव भी लिखो। फिर किसी लंबी प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र भी नियमित करो। अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है, ठीक है। और बात वही है कि इसका सूत्र, मात्रक और विभव अगर हमें लिखनी होगी तो भी हम बात करेंगे। ठीक है, किसी चालक क्षण को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने पर क्षण के सिरों पर कोई अगर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो वो कितना है, उसकी भी हमको यहाँ पर क्या करनी है, गणना करनी है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। पहला टॉपिक चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। देखिए वैद्युत में फ्लक्स पढ़ा था, बिल्कुल वही चुंबकीय में फ्लक्स है। फ्लक्स क्या था, अगर हम वैद्युत में फ्लक्स की बात कर रहे थे तो किसी पृष्ठ से के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। अगर यही आपकी वैद्युत बल रेखाओं की जगह पर हो जाए चुंबकीय बल रेखाएं तो चुंबकीय फ्लक्स, यानी किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फ्लक्स की बात करते हैं तो इसको हम प्रदर्शित करेंगे phi से और इसको लिखेंगे B into A, एक सिंपल सा फॉर्मूला। लेकिन अगर मान लो आपसे कहता है कि ये जो बल रेखाएं हैं यदि ये क्षेत्र से थीटा कोण बनाते जाएं, यानी क्षेत्र से कितना कोण बनाते जा रही है, थीटा। अगर ये चुंबकीय बल रेखाएं क्षेत्र से थीटा कोण बनाकर जा रही हैं तब यही phi B इज इक्वल टू हो जाएगा BA इंटू में cos थीटा। क्या हो जाएगा, BA इंटू में cos थीटा। एक्चुअल में हम बात करते हैं तो A तो अपनी जगह पर होता है, B को अगर हम देखेंगे तो B की वैल्यू चेंज हो जाएगी। B क्या हो जाएगा, B cos थीटा और इंटू में A हो जाएगा, यानी phi B इक्वल आ जाएगा BA इंटू में cos थीटा। और यदि हम इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर रूप में हम AB cos थीटा को क्या लिखते हैं, phi B इक्वल वेक्टर B डॉट वेक्टर A, यानी वेक्टर फॉर्म में अगर हमें लिखना है तो हमारे पास लिखने का जो तरीका है वो ये है, और साधारण फॉर्म में हमारे पास लिखने का तरीका ये है। दोनों चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो ये है किसके बारे में बात करना, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अगला पॉइंट कह रहा है इसका सूत्र लिखना है तो हो गया, इसका मात्रक लिखना है। मात्रक क्या होगा भाई, चलो देखते हैं। phi B इक्वल B इंटू A। B का मात्रक एक आपने पढ़ा होगा वेबर पर प्रति, मतलब मीटर स्क्वायर, और इंटू में क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो phi B का एक मात्रक आ गया आपका वेबर। ठीक है,
लेकिन होता क्या है कि हम आगे भी अगर बात करते हैं तो हम जब विमा निकाल रहे होते हैं तो हमें वेबर की विमा सीधे नहीं पता होती है, तो हम क्या करेंगे, बी का फॉर्मूला यहाँ मात्रक यहाँ पर रखेंगे न्यूटन प्रति एम्पियर इनटू मीटर, और इनटू में क्या चल रहा है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से एक मीटर क्या होगा कैंसिल, और ये हो जाएगा न्यूटन इनटू मीटर प्रति एम्पियर। ठीक, तो ये है 5v का मात्रक, या तो आप ये यूज कर सकते हैं या वैसे यूज तो हम यही करते हैं, है ना, लेकिन कहीं कहीं पर जब हमें विमा निकालनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का भी उपयोग करेंगे। ठीक, अब हमसे क्या कह रहा है भाई अब एक काम करके दिखाओ कि हमें इसकी विमा भी निकालो, तो देखो विमा निकालने के लिए मैं इधर आता हूं। ठीक है, अब यदि आपसे विमा निकालने की बात करता है तो विमा के लिए तो आपको फिर से फॉर्मूला रखना पड़ेगा 5b इक्वल b डॉट a। अब b का फॉर्मूला होता है f अपॉन i इंटू l और इंटू में a। ठीक है, चलिए f की विमा क्या होगी m l t की पावर -2, a क्षेत्रफल की विमा क्या होगी l स्क्वायर, i धारा की विमा क्या होगी, a लंबाई की विमा क्या होगी l। ठीक है, अब क्या करते हैं एक l से ये हमारा कैंसिल, वैसे कैंसिल होता नहीं, पावर से पावर कम होती, बट अभी हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया m l स्क्वायर t की पावर -2 और a की पावर -1, ये हमें किसकी विमा मिल गई बेटा 5b की, किसकी विमा है ये 5b की, जिससे आप कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स की विमा है। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स की विमा, चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र क्या था, सूत्र 5b इक्वल b डॉट a डॉट कॉस थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक, याद रखना है परिभाषा, तो वैद्युत से किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, कॉपी करने के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम क्या है। चलिए, इंपॉर्टेंट इसलिए कहेंगे क्योंकि आपको जितना भी अब इंडक्शन के बारे में पढ़ना है, प्रेरण के बारे में पढ़ना है, तो प्रेरण में हमें प्रेरित धारा मिलती है, प्रेरित विद्युत वाहक मिलता है, ये सारी चीजें जब मिलने लगती है तो कैसे मिलती है। तो देखो फैराडे ने दो नियम दिए। पहला नियम दिया कि अगर किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, कैसे होता है कि एक कुंडली को आप चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमा दो, अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाएंगे तो पहले अगर आप किसी क्षेत्र में रखोगे तो फ्लक्स बनेगा, और फ्लक्स बनने के बाद जब आप घुमा दोगे तो फ्लक्स के मान में क्या होगा परिवर्तन। जब परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के फलस्वरूप कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना, यानी उसी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा उत्पन्न होने लगेगा। अब जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कुंडली के फ्लक्स में के परिवर्तन की, कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है बराबर। तो पहली बात, उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा E इक्वल क्या होगा, फ्लक्स में परिवर्तन होगा डी फाई या डेल्टा फाई की दर यानी डेल्टा टी की ऋणात्मक दर के क्या है बराबर है। ये पहला नियम है फैराडे ने दिया कि अगर हम किसी कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में दूसरे चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाते हैं तो उसी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, जिसके कारण एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी ये हम दे नहीं रहे, ये उत्पन्न हो रहा है। जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो उसी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा। ठीक है, तो अब अगर बात करें इसका एक छोटा सा एग्जांपल, तो भाई जनरेटर पढ़ा है आपने, सुना होगा ना। जनरेटर में एक कुंडली लगी होती है, कॉइल लगी होती है, और वो कॉइल जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो उससे क्या निकलता है वोल्टेज, है ना, उससे क्या निकलती है धारा। तो ये वही वोल्टेज है जो जनरेटर से निकल रहा है। ठीक है, इसे हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, इसको हम लोग न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, न्यूमैन ही बोलते हैं ना। ठीक है,
अगला एक और नियम है, पहला नियम तो ये था, दूसरा नियम है कि यहां से उत्पन्न होने वाला चाहे प्रेरित विद्युत वाहक बल हो या इस विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होने वाली हो प्रेरित धारा, चाहे विद्युत वाहक बल हो या इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उत्पन्न होने वाली हो प्रेरित धारा, दोनों ही उस कारण का विरोध करेंगे जिससे ये उत्पन्न हो रहे हैं। अब यहां पर ये थोड़ी सी समझने की बात है कि उस कारण का विरोध करने का मतलब क्या हुआ। तो एक सिंपल सा मतलब ये हुआ कि अगर हमारी कुंडली दो तरह से घूम सकती है, या तो घड़ी के दक्षिणावर्ती नियम को पालन करेगी यानी क्लॉकवाइज घूमेगी या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमेगी तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। और अगर हमारी कॉइल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी तो करंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमेशा उल्टा काम करेगी, इसीलिए तो नाम इसका पड़ा प्रेरित धारा। प्रेरण क्या होता है, अपोजिट चार्ज लाना, है ना। प्रेरण का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि अगर एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको दूसरी के सामने रखेंगे तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो काम यही है, यहाँ पर भी प्रेरण जो शब्द है वो हमारा फिजिक्स का सिंबल है कि यहाँ पर जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो सदैव उस कारण का विरोध करेगी जिसके वो उत्पन्न हो रही है। इसको दिया था लेंज ने। तो अगर आपसे कभी अलग से पूछता है लेंज का नियम क्या होता है, तो आप बताएंगे किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा सदैव उस कारण का विरोध करते हैं जिससे वो उत्पन्न हो रहे हैं। इस नियम को लेंज ने दिया था, इसलिए इसे हम लेंज का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आता ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अंदर है। दोनों नियम समझ में आ गए, अच्छे से समझ में आए। ठीक है, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है स्वप्रेरण, क्या होता है। ये टॉपिक अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ नयापन हो गया, है ना। स्वप्रेरण, स्वप्रेरण का मतलब ये है कि अगर हम किसी कुंडली को ले लें, कुंडली कैसी होती भैया, तार के कई फेरों से बनी है ये, और इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, फिर हमने एक ऐसे रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है जिसका मान समय समय पर बदल सकता है। ठीक है, ये कनेक्ट है। अब क्या करें, इस कुंडली में हमारे पास जो है अभी, इस कुंडली में धारा को प्रवाह करते हैं, और धारा को प्रवाह करने के बाद हमारे पास तीन काम होते हैं। पहला, धारा को प्रवाह करना, दूसरा धारा के मान में परिवर्तन करना, तीसरा धारा को बंद करना। ठीक है, ये तीन काम हम लोग कर सकते हैं सर्किट में। इनमें से अगर हम कोई भी काम करते हैं, मान लो हमने स्टार्ट में धारा को प्रवाह किया, धारा के मान में परिवर्तन किया, ठीक है, या धारा को बंद किया, तो होता क्या है कि इस कुंडली में जो ये दिख रही है, इस कुंडली में जो भी धारा बह रही होती है उसके कारण जो फ्लक्स बन रहा होता है उसके मान में भी परिवर्तन होता है। कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और अब समझ जाओ, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। फैराडे ने यही बताया ना कि एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। अब जो भी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, देखो इस कुंडली में धारा यहां बह रही है, इसके अपोजिट उत्पन्न होगी। तो कह रहे हैं ये जो प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है कुंडली में, इस प्रेरित धारा के उत्पन्न होने की घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण। मतलब कि अगर हम किसी कुंडली में धारा को प्रवाह करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं या धारा को बंद करते हैं, तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तब कुंडली में प्रेरित धारा के उत्पन्न होने की घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, सॉरी स्वप्रेरण। ठीक, अब कह रहा है कि स्वप्रेरण तो हमने निकाल लिया, ये कैसे उत्पन्न हुआ, तो इसमें घटक काम करता है, इसमें कारण काम करता है। उस कारण को हम लोग कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक। यानी हर कुंडली में अगर कुंडली बनी है तो उसमें स्वप्रेरण गुणांक होगा। अब मान लेते हैं जैसे ये कुंडली बनी, तो इस कुंडली में हमने कैपिटल एन तार के फेरे रखे,
कितने रखे? कैपिटल N तार के फेरे। अब एक फेरे से बंद अगर हम बात करें तो कितना फ्लक्स बन रहा है? 5B। एक फेरे से कितना फ्लक्स बन रहा है? 5B। तो इस कुंडली में कुल कितना फ्लक्स हो गया? N5B। कितना फ्लक्स हुआ? N5B। और इस N5B के कारण जो धारा हमारी उत्पन्न हो रही है वो कितनी है? I। कितनी है? I। तो अगर हम यहां पर स्वप्रेरण गुणांक निकालना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे? कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, यानी यहां पर हम अगर स्वप्रेरण गुणांक निकालना है तो हम बताएंगे कि कुंडली में उत्पन्न या कुंडली का कुल जो फ्लक्स होगा, कुल फ्लक्स कितना होगा? कुल फ्लक्स जो भी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उत्पन्न प्रेरित धारा के। उत्पन्न प्रेरित धारा। अब यहां पर कुल फ्लक्स कितना है? N5। प्रेरित धारा कितनी है बेटा हमारी? प्रोपोर्शनल में I। अब जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट मिलता है जिसे बोलते हैं Li। यानी L बराबर आपने फाइंड कर लिया N5/I। ये है कुंडली का स्वप्रेरकत्व। ठीक है, ये है प्रेरित धारा के लिए। अगर हमसे कहता है कि भाई ये तो हमें समझ में आ गया है, लेकिन ये प्रेरित धारा जब उत्पन्न हुई होगी तो कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा ना, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो देखो भाई, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए अगर हम बात करते हैं अथवा करके, यहां पर लिखते हैं वी नो दैट। क्या पता है कि E इक्वल हमने पढ़ा था माइनस का d∅/dt या डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। पढ़ा था, याद है? अभी पढ़ा ना। तो E इक्वल माइनस d/dt आप एक कोने में लिख दीजिए और फाई की जगह पर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? पहले काम करो, मल्टीप्लाई कर लो n से। किससे मल्टीप्लाई कर लो? n से। क्योंकि कुंडली में कितने फेरे हैं? n। तो जो भी फ्लक्स उत्पन्न होगा वो होगा N d∅/dt। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो E इक्वल माइनस d/dt आपने कोने पे ले लिया और N∅ इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? L इंटू I। ठीक है, L तो हमने बताया क्या है? कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। तो E इक्वल आ गया माइनस d। ठीक है, E इक्वल हो गया माइनस L इंटू DI अपॉन में क्या आएगा? dt। मिल गया? ठीक। अब अगर आपको केवल L का मान निकालना है तो L इक्वल क्या हो जाएगा? माइनस E अपॉन DI और इंटू में क्या होगा? dt। ये किसका मान है? स्वप्रेरकत्व। यानी स्वप्रेरकत्व को ज्ञात करना है तो या तो आप एक ये फॉर्मूला रखोगे या आप ये फॉर्मूला रखोगे। ये है प्रेरित धारा के लिए और ये है प्रेरित विद्युत वाहक बल से स्वप्रेरण गुणांक को ज्ञात करने का समीकरण। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है ना। फिर इसके बाद कह रहा है कि जो ये स्वप्रेरण गुणांक है इसका मात्रक और विभा भी बताओ। ठीक है, यानी स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक बताना है। तो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक निकालने के लिए फिर से यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। अब देखो मात्रक निकालना है। मात्रक के लिए आपको पता है कि भाई हमको L इक्वल क्या लेना पड़ेगा? N∅/I। अब फाई के लिए अभी हमने पुराना एक फॉर्मूला निकाला था, चाहे तो वो रख दे। N का तो कोई फॉर्मूला नहीं होगा, N संख्या है। फाई की जगह पर हम लिख सकते हैं B इंटू A अपॉन में क्या लिख सकते हैं? I। ठीक है, अब अगर हम यहां से बात करेंगे B का क्या होता है तो B के लिए हमने बताया था F/I इंटू L और A की जगह पर A अपॉन में क्या आ गया? I। हो गया। तो अब अगर हम यहां से बात करते हैं, इसका मात्रक एक निकालते हैं तो यहां पर हो जाएगा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति एम्पियर स्क्वायर इंटू में मीटर। तो 1 मीटर से ये कैंसिल हो गया और मात्रक हमें मिल गया इसका न्यूटन इंटू मीटर प्रति एम्पियर स्क्वायर। थोड़ा बड़ा लग रहा है ना? अगर बड़ा लग रहा है तो हम यहीं पर एक मात्रक इसका और लिख सकते हैं और वो होगा हेनरी। क्या होगा? हेनरी यानी H। तो अगर आप कहीं पर ये मात्रक देखते हो तो ये भी L है, लेकिन अगर ये देखते हो तो ये भी L है, यानी L जो है वो हेनरी है। मात्रक क्या है? L का
हेनरी है। समझ में आ रही बात? यानी स्वप्रेरण गुणांक का जनरली आपको मात्रक यही मिलेगा, हेनरी। ठीक, इसका कह रहा है इसकी विमा बताओ। तो विमा निकालने के लिए आप सीधे से अपना उस फॉर्मूले पर आ जाए जो आपने अभी बनाया, ये वाला। यानी क्या बनाया, F इंटू ए अपॉन आई स्क्वायर इंटू में L। F की विमा क्या होगी, M L t की पावर -2। A की विमा क्या होगी, L स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर की विमा क्या होगी, A स्क्वायर, और L की विमा क्या होगी, L। तो फिर से L से L क्या हुआ, कैंसिल, और हमको इसकी विमा क्या मिली बच्चा, M L की पावर 2 t की पावर -2 और A की पावर -2। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? तो ये हमें अब मिल गया है स्वप्रेरण गुणांक के बारे में सारी चर्चा हम लोगों ने कर ली कि क्या होता है स्वप्रेरण। अगर हम किसी कुंडली में धारा को प्रवाह करते हैं, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं या धारा को बंद करते हैं, तो उसी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, तब इस घटना को हम कहते हैं स्वप्रेरण। ठीक है, फिर पूछेगा स्वप्रेरण तो क्या होता है, तो इसी की गुणांक को हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। फिर कहेगा इसका सूत्र बताओ, तो भाई हमने दो सूत्र निकाल लिए, एक हमने निकाल लिया एल का जो कि है फ्लक्स से या प्रेरित धारा से, दूसरा हम लोगों ने निकाला एल जो कि है प्रेरित विद्युतवाहक बल से। ठीक है, फिर हमने बात की इसके मात्रक की, तो इसके मात्रक भी हम लोगों ने दो निकाल लिए। पहला हम लोगों ने निकाल लिया न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर, और दूसरा हमने पता चल गया कि हेनरी भी होता है। फिर हमने बात की कि इसकी विमा क्या होती है, तो विमा भी हमारी निकल गई। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? देखिए, डेफिनेशन और डेरिवेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन डेरिवेशन बनता ही डेफिनेशन से है, फॉर्मूले से। ठीक है, समझ में आया? चलिए बात करते हैं इसके आगे की। कह रहा अगर मान लो इसी तरह से कोई लंबी परिणालिका आपको दे दी जाती है, कोई भी लंबी परिणालिका आपको दे दी जाती है, और कहा जाता है कि उस परिणालिका के स्वप्रेरकत्व की गणना करो। अब लंबी परिणालिका आपने मैग्नेटिक में पढ़ी थी ना, जिसे हम लोग सोलेनॉइड बोलते थे, है ना? तो कह रहा अगर उसी तरह से आपको एक सोलेनॉइड दे दी जाती है ये, और कहा जाता है इसका स्वप्रेरकत्व ज्ञात करो, स्वप्रेरण गुणांक ज्ञात करो, तो कैसे याद करेंगे? कुछ अलग से करते हैं। तो यहां पर हमको पता है कि इस लंबी कुंडली में अगर हम आई धारा प्रवाह करते हैं तो इस कुंडली के केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना? तो क्या लिखेंगे, कुंडली में स्मॉल आई धारा प्रवाह करने पर, ठीक है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र प्रवाह करने पर कुंडली के भीतर, कुंडली के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी इक्वल म्यू नॉट स्मॉल एन आई, जिसे आप लिखते हैं म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन एल इंटू में आई, है ना? यानी स्मॉल एन की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल एन अपॉन एल होती है। अब ये क्या है, आपको ये बता रहा है कि ये आपका चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, आपको अगर ये कहा जाए कि इस एक फेरे से बद्ध फ्लक्स कितना होगा, तो एक फेरे से बद्ध फ्लक्स निकालना है, तो क्या लिखेंगे, कुंडली के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कितना फ्लक्स निकलेगा, तो एक फेरे से बद्ध फ्लक्स होगा 5 इक्वल होगा बी इंटू ए, है ना भाई? एक फेरे का क्षेत्रफल कितना है, ए, तो एक फेरे से कितना फ्लक्स हो गया, बी इंटू ए। अब आपको पता है इसमें कितने फेरे हैं, एन, कैपिटल एन फेरे है ना, तो एन, कैपिटल एन फेरों के कारण, कैपिटल एन फेरों के कारण कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स, कुल चुंबकीय फ्लक्स यानी एन फाई हो जाएगा। तो यहां पर भी एन बी इंटू ए
वैल्यू रख दो n, b की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट कैपिटल N अपॉन L I और इनटू में a, यानी n फाई इक्वल में कितना आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर I a अपॉन में कितना आ गया स्मॉल l। समीकरण हो गया कितना पहला, हो गया, समझ में आया। अब जरा हमको छोटी सी बात ये बताओ कि क्या अभी हम लोगों ने परिभाषा से ये नहीं पढ़ा है वी नो दैट कि जो भी n फाई आया कुंडली के लिए वो L I के बराबर है, अभी पढ़ा। तो ये समीकरण क्या हो गया 2, और क्या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अगर हम इन दोनों समीकरणों की बात कर लेंगे तो LHS बराबर है RHS बराबर कर दिए, यानी L इंटू आई बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर I इंटू ए अपॉन में कितना आ जाएगा स्मॉल l, है ना। I से I क्या हुआ अब हमारे लिए यूजफुल नहीं रहा, तो L इक्वल कितना आ गया म्यू नॉट N स्क्वायर ए अपॉन में कितना आ गया L। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है। ये है इस परिनालिका या कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व निकालने का समीकरण। ठीक है, सिंपल है ना, आसान है। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण क्या होता है और फिर पूछा अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक बताने से पहले हम बात करेंगे अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण ये अच्छी एक घटना है। देखो ट्रांसफार्मर के बारे में सबने सुना होगा कि इसमें 2 कुंडलियां होती है ना, 2 कुंडलियां होती है। पहली कुंडली ये और दूसरी कुंडली ये। ठीक है, होता यह है कि पहली कुंडली को प्रायः हम स्रोत से जोड़ देते हैं, अब वो प्रत्यावर्ती भी होता है दृष्टिधारा भी होता है, और दूसरी कुंडली को हम किसी लोड से जोड़ देते हैं। लोड मतलब कि जहां पर आपको आउटपुट लेना होता है, तो ये होता है आउटपुट। ठीक है, अब हमने क्या किया, पहली कुंडली को जब V इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी, थोड़ी आगे बात करोगे भी, ये वोल्टेज दिया तो अपने आप दूसरी कुंडली में क्या होता है धारा बहने लगती है। अपने आप दूसरी कुंडली में क्या होता है धारा बहने लगती है। तो ये कैसे बहती है, एक घटना के कारण। समझना कि जब हम 2 कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक कुंडली में क्या करते हैं प्रत्यावर्ती धारा या वैद्युत धारा को प्रवाह करते हैं, तो अन्योन्य प्रेरण की घटना के कारण ही दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। ठीक है, यानी जब हम 2 कुंडलियों को पास पास रखकर किसी एक में धारा को प्रवाह करें या धारा के मान में परिवर्तन करें या धारा को बंद करें, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को हम कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। क्या कहते हैं अन्योन्य प्रेरण, यानी म्यूचुअल इंडक्शन। अब इस अन्योन्य प्रेरण की घटना, इस अन्योन्य प्रेरण की घटना को कराने का जो कारक होता है उसे हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्या कहते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहां उत्पन्न होगा दूसरी कुंडली में, है ना। कहां उत्पन्न होगा दूसरी कुंडली में, लेकिन धारा को हम कहां प्रवाह करेंगे पहली कुंडली में। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो अगर हम यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन करना चाहते हैं तो मान लेते हैं इस दूसरी कुंडली के फ्लक्स के मान में परिवर्तन करना है, हालांकि दोनों बराबर होता है। तो मान लेते हैं इस दूसरी कुंडली में कुल फ्लक्स कितने हैं N2 Φ2। ठीक है, और ये इनमें परिवर्तन कब होगा जब यहां से हम धारा भेजेंगे I1। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण गुणांक निकालने वाले हैं तो हम क्या लिखेंगे, वही पुरानी कहानी जो हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, यानी कुल फ्लक्स जो होगा N2 Φ2 वो प्रोपोर्शनल होगा पहली कुंडली में बहने वाली धारा के, यानी I या I1 के। अब फिर से वही कहानी है
कि N2 इक्वल में हम क्या लिखेंगे M इंटू I1, यानी M इक्वल हमने निकाल लिया N2 अपॉन में क्या आ गया I1। अब यहां पर M क्या है भैया, M जो है वही अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, वही तो आपने यहाँ पर यूज किया ना, प्रोपोर्शन हटा के कांस्टेंट लेकर आए, जो कांस्टेंट लेकर आए वही हमारे पास क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ठीक है, अब फिर से वही कि ये तो धारा हमने मान लो यहाँ से दी थी, अगर ये धारा कब उत्पन्न हुई या प्रेरित धारा तो कब उत्पन्न हो रही है, तो भाई प्रेरित धारा उत्पन्न होने के लिए यहाँ पर लिखना वी नो दैट कि E2 इक्वल होगा क्या, यहां पर अगर हम बात करेंगे E2 इक्वल होगा माइनस डेल्टा फाई 2 या N2, सिंपल है, E2 इक्वल माइनस डेल्टा N2 डेल्टा फाई 2 अपॉन dt। ठीक है, तो अब E2 इक्वल माइनस, यहां से d बाहर ले लो, अंदर आ गया N2 फाई 2 अपॉन में क्या आ गया dt, और N2 फाई 2 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो Mi1, यानी E2 इक्वल आ गया माइनस, यहां पर हो गया d अपॉन dt, और यह क्या आ गया हमारे लिए M इंटू I1। ठीक है, अब जरा ध्यान से देख ले, छोटी सी बात है कि अब ये M तो कांस्टेंट है, कहाँ आ जाएगा बाहर, यानी E2 इक्वल M di अपॉन में क्या आएगा dt, और क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे लिए जो I आएगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 1 होगा, है ना। अब देखते हैं आगे, अब यहाँ से M इक्वल निकालेंगे तो M इक्वल क्या आ जाएगा माइनस E अपॉन di1, और इनटू में क्या आएगा dt। ठीक है, लेकिन E जो है वो कौन सा है, 2 वाला है। ठीक, तो ये हो गया आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक के दो सूत्र, जैसे आपने स्वप्रेरण गुणांक के दो सूत्रों को निकाला है। ठीक है, बिल्कुल साधारण तरह समझना है, कुछ भी इसमें दौड़ने भागने और समझने की आवश्यकता नहीं है। साधारण तरह से आप अगर इसको देखोगे समझोगे तो ये आपको जरूर आएगा। ठीक है, बात अगले करते हैं अगले टॉपिक की। ठीक है, ध्यान से देखते हैं, लास्ट टॉपिक है ये कि अगर हम किसी चालक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमा देते हैं, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमा देते हैं, तो क्या कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। बहुत सिंपल सी तरह से अगर हम इसको समझें कि ये हमारे पास एक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है क्रॉस, यानी ये क्रॉस बता रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र वो कहाँ है, भीतर की ओर है। अब हमने क्या किया, इस पर एक रॉड रख दी, धातु की रॉड रख दी।